Welcome to today's The Hindu 26th April analysis presented by Thoughtrise Digital. थैंक यू। आज काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। हाँ बिल्कुल। वैसे शुरुआत करने से पहले अगर कोई Thoughtrise Digital का लोगो देखे ना, जिसमें वो एक दिमाग और उसके अंदर सर्किट्स बने हुए हैं। हाँ, वो ब्लू और वाइट वाला लोगो। एग्जैक्टली तो वो एक्चुअली आज के इस डीप एनालिटिकल सेशन को परफेक्टली दर्शाता है। यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अपनी सोचने की क्षमता यानी एनालिटिकल थिंकिंग को वैसे ही वायर करना पड़ता है। सही कहा। और इस लेवल के एग्जाम्स में ना सिर्फ खबरें रटना काफी नहीं होता। वही तो। आपको उन खबरों के पीछे का वाय समझना पड़ता है, उनके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है वो देखना पड़ता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी आज कि मैं उस काम और इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव से हर मुद्दे को ब्रेक डाउन करूं। ऑसम। तो ये एक डीप डाइव, एक मास्टर क्लास होने वाला है। हम पॉलिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एडिटोरियल्स हर एक बिंदु को कवर करेंगे ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम आज? जमीनी हकीकत से लेकर एपेक्स इंस्टीट्यूशंस तक पॉलिटी और गवर्नेंस से शुरू करते हैं और पहली खबर ही देश के सबसे वृहद डेटा कलेक्शन से जुड़ी है। अच्छा, सेंसस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सेंसस कमिश्नर ने राज्यों को 2027 के सेंसस के लिए उन वर्गों या सेक्शंस की पहचान करने का निर्देश दिया है जिन्हें डराया या धमकाया जा सकता है, जिसे इंटिमिडेशन कहते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। राइट। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत का ये पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से गिनती का विकल्प भी होगा। हाँ, लोग अपना डेटा खुद ऐप या पोर्टल पे भर पाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब सब डिजिटल हो रहा है, लोग खुद डेटा भर रहे हैं, तो ये डराने धमकाने वाली मैपिंग पहले से क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी सोसाइटी के डीप रूटेड इश्यूज को जादू से खत्म नहीं कर सकती। देखिए, सेंसस सिर्फ हेड काउंट नहीं है। राइट। इसके बेसिस पर आने वाले 10 सालों की वेलफेयर स्कीम्स, रिजर्वेशन कोटाज और यहाँ तक कि पॉलिटिकल डिलिमिटेशन तय होता है। ओ, मतलब कंस्टिट्यूएंसीज का आकार तय होता है। बिल्कुल। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई सेंसिटिव इलाकों में डोमिनेंट ग्रुप्स कमजोर वर्गों पर दबाव डाल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि अपना डेटा स्पेसिफिक तरीके से भरो या फिर भरो ही मत। अच्छा, ताकि उन कमजोर वर्गों का डेटा कम दिखे और डोमिनेंट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। इसको मैप कर सके और वहां फिजिकल सिक्योरिटी या एक्स्ट्रा विजिलेंस डिप्लॉय कर सके। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक पुराने पेपर मैप को लाइव जीपीएस से बदल देना। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। कैसे? जैसे जीपीएस आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि लाइव डेंजर जोन्स, ट्रैफिक और रोड ब्लॉक्स भी दिखाता है, ताकि आप उस हिसाब से अपना रूट एडजस्ट कर सकें। सही कहा। डेटा कलेक्शन फ्लॉलेस होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पॉलिसी मेकिंग अंधी हो जाती है। और पॉलिसीज की बात चली है तो एपेक्स पॉलिसी इंस्टीट्यूशन यानी नीति आयोग में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, वहाँ टॉप लेवल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। राइट। तो इकोनॉमिस्ट और वेस्ट बंगाल के एमएलए अशोक कुमार लाहिरी को नया वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है और उनके साथ अभय करंदीकर और गोवर्धन दास को नए फुल टाइम मेंबर्स के रूप में शामिल किया गया है। ये अपॉइंटमेंट्स काफी स्ट्रेटेजिक है। अशोक कुमार लाहिरी का बैकग्राउंड देखिए, वो एक सीजन्ड इकोनॉमिस्ट है। फिस्कल फेडरलिज्म और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब सरकार सेंटर और स्टेट्स के आर्थिक रिश्तों को स्मूथ करना चाहती है। बिल्कुल। और जो बाकी दो नए मेंबर्स हैं, उनका टेक और साइंस बैकग्राउंड है। ये दर्शाता है कि नीति आयोग सिर्फ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से आगे बढ़कर अब इनोवेशन और टेक ड्रिवन प्लानिंग पर फोकस कर रहा है। मेक सेंस। अब एक और संवैधानिक मुद्दा सामने आया है जो राइट्स और रिलीजन के बीच का है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने एक हलफनामा दिया है महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर। राइट। हाँ, उन्होंने कोर्ट को सूचित किया है कि इस्लाम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा एक पुशबैक है या कहें एक सवाल है, क्या इस तरह के बयान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच एक नया बैलेंस बनाते हैं? इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम टकरा नहीं रहे यहाँ। देखिए, कोर्ट्स आमतौर पर ऐसे मामलों में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट का इस्तेमाल करती हैं। वो टेस्ट जिसमें ये देखते हैं कि क्या कोई प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। अब AMPLB का ये बयान बहुत ही केयरफुली वर्डेड है। उन्होंने ये कहकर कि रोक नहीं है, सीधे तौर पर आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है उसके साथ किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज कर दिया। ओह, स्मार्ट। क्योंकि अगर रोक होती तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाता। सही पकड़ा। और साथ ही ये कहकर के ये अनिवार्य नहीं है,
उन्होंने अपनी रिलीजियस ऑटोनॉमी को भी मेंटेन रखा है। ये तटस्थ रूप से दिखाता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और धार्मिक कानून एक रीजनेबल बैलेंस ढूंढ सकते हैं बिना किसी डायरेक्ट फ्रिक्शन के। ये सच में डीप एनालिसिस है। एस्पिरेंट्स को ऐसे स्टेटमेंट्स को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट के नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब घरेलू नीतियों से आगे बढ़ते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरफ मुड़ते हैं। सेक्शन 2, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ चैलेंजेस हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स। और शुरुआत मणिपुर की स्थिति से करनी होगी। हालात वहां फिर से तनावपूर्ण हैं। कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जिसे कोकोमी कहते हैं, उनके द्वारा इम्फाल में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। ये बहुत चिंताजनक है। ट्रिगर क्या था इस बार? ये प्रदर्शन एक हाल ही में हुए बॉम्ब हमले के खिलाफ थे, जिसमें दुखांत रूप से 2 बच्चों की जान चली गई। ये वाकई ट्रेजेडी है। देखिए, यहाँ हमें बिल्कुल निष्पक्ष रहकर तथ्यों को देखना होगा। जब किसी आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस, खासकर बच्चों की जान जाती है, तो स्टेट और सोसाइटी दोनों के लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हाँ, और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है। वही मैं कहने वाली थी। ऐसे हालात में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो प्राइमरी टास्क है ही, पर सबसे बड़ी चुनौती होती है सिविल सोसाइटी और प्रशासन के बीच उस विश्वास को वापस लाना जो ऐसी हिंसक घटनाओं से टूट जाता है। बिल्कुल। आंतरिक चुनौतियों के साथ साथ हमारी एक्सटर्नल डिप्लोमेसी भी एक डेलिकेट फेज में है। कूटनीति पे आते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। क्या गया है वहाँ? क्योंकि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक मेजर रीसेट की जरूरत है और उनका सबसे मुख्य काम होगा गंगा वाटर ट्रीटी के नवीनीकरण पर बातचीत करना। ओह, ट्रीटी का रिन्यूअल टाइम आ गया है। हाँ, और पानी का मुद्दा बांग्लादेश में सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि एक हाईली सेंसिटिव पॉलिटिकल और इमोशनल इशू है। दिनेश त्रिवेदी जैसे सीनियर राजनेता को भेजकर भारत एक सिग्नल दे रहा है कि हम इस मुद्दे को हाईएस्ट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर डील नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब एक पॉलिटिकल वेट ऐड किया जा रहा है नेगोशिएशंस में। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक और डिप्लोमेटिक खबर है जो काफी यूनिक है। इजराइल ने ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन लॉन्च किया है। मिजोरम वाला इवैक्यूएशन। हाँ, या यू कैन से रिलीजियस इमिग्रेशन। उन्होंने मिजोरम से बनेई मेनाशे समुदाय के 240 सदस्यों को तेल अवीव पहुंचाया है। I mean, इसे देखें तो ये एक जियोपॉलिटिकल ब्रिज लगता है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को सीधे मिडल ईस्ट के कल्चरल रूट से जोड़ता है। ये बिल्कुल एक ब्रिज ही है और इसे हमें सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी और कल्चरल कनेक्ट के एंगल से देखना चाहिए। बनेई मेनाशे समुदाय का खुद को इजराइल की लॉस्ट ट्राइब से जोड़ना और इजराइल का उन्हें स्वीकार करना, ये दोनों देशों के बीच एक ऐसी ह्यूमन और कल्चरल लिंक बनाता है जो सिर्फ ट्रेड या डिफेंस डील से बहुत ऊपर है। वाह, कूटनीति अक्सर देश के आर्थिक और तकनीकी विकास को प्रभावित करती है। तो चर्चा को अब इकोनॉमी और आधुनिक तकनीक की तरफ ले चलते हैं। सेक्शन 3, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस वाला पार्ट। एग्जैक्टली। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी यानी फुली इंडिजिनस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन कोच डेवलप किया जा रहा है। इसे B28 नाम दिया गया है। और ये कहाँ बन रहा है? ये बेंगलुरु के नए उद्घाटित आदित्य कॉम्प्लेक्स में डेवलप किया जाएगा। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। देखिए, बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए हम अब तक दूसरे देशों जैसे जापान पर निर्भर थे, लेकिन आदित्य कॉम्प्लेक्स में खुद का B28 कोच डेवलप करना दर्शाता है कि हमारी R&D कैपेबिलिटीज अब स्केल अप हो रही हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने सेबी को एक भयंकर वार्निंग दी है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड? हाँ, और वो भी नॉर्मल वाले नहीं, AI लेड ऑटोनोमस साइबर अटैक्स के प्रति चेतावनी। ऐसे अटैक्स जो राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। ऑटोनोमस AI अटैक्स, ये वाकई चिंता का विषय है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे आर्थिक संस्थान इन मशीन्स फाइटिंग मशीन्स वाले युग के लिए तैयार हैं? ऑटोनोमस का मतलब क्या है यहाँ? ऑटोनोमस का मतलब है कि ये साइबर अटैक्स पहले से प्रोग्राम स्क्रिप्ट्स नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रियल टाइम में अडेप्ट करते हैं। मतलब खुद सोचते हैं कि अटैक कैसे करना है। हाँ, अगर सेबी का फायरवॉल एक तरीके को ब्लॉक करता है तो वो AI बॉट तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेगा।
ये बिल्कुल मशीन्स फाइटिंग मशीन्स वाला ही सिनेरियो है। एक एआई अटैक कर रहा है तो डिफेंस में भी हमें उतना ही एडवांस्ड एआई चाहिए जो उसे रोक सके। और क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं इसके लिए? कंप्लीटली तैयार तो दुनिया में कोई भी नहीं है अभी, पर फाइनेंस मिनिस्टर का सेबी को ओपनली चेतावनी देना दिखाता है कि सरकार इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को एक्नॉलेज कर रही है। फाइनेंशियल डेटा और स्टॉक मार्केट्स का 1 मिनट के लिए भी डाउन होना पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। ये वाकई डरावना है। चलिए थोड़ा ह्यूमन बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, वो भी कम कॉम्प्लेक्स नहीं है। साइंस और हेल्थ सेक्शन में एक बहुत बढ़िया रिसर्च आई है पेन और ब्रेन स्ट्रक्चर्स पर, राइट? हाँ, इस स्टडी में पाया गया है कि लगातार होने वाला क्रॉनिक पेन फिजिकली दिमाग के हिप्पोकैम्पस हिस्से को छोटा यानी श्रिंक कर देता है। हम सोचते हैं कि दर्द सिर्फ फिजिकल है, पर ये लॉन्ग टर्म पेन और डिप्रेशन के बीच के मजबूत स्ट्रक्चरल लिंक को समझाता है। ये श्रिंक होता कैसे आखिर? देखिए, हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जरूरी है। जब किसी इंसान को क्रॉनिक पेन होता है तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, खासकर कॉर्टिजोल, लगातार हाई रहते हैं। अच्छा। और ये जो एक्सेसिव कॉर्टिजोल है, ये हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिक हो जाता है। उन सेल्स की लिटरली डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से उस ब्रेन रीजन का वॉल्यूम कम हो जाता है। ओह वाओ, वेट रियली? तो इसका मतलब दर्द से लिटरली दिमाग छोटा हो रहा है? हाँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। इसलिए क्रॉनिक पेन पेशेंट्स में मेमोरी इश्यूज और सिवियर डिप्रेशन इतना कॉमन होता है, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा फिजिकली डैमेज हो रहा होता है। ये मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रिवलेशन है। बिल्कुल। बायोलॉजी से निकलकर थोड़ा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 4, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का सीधा असर हमारे शहरीकरण और पर्यावरण पर पड़ता है। अर्बन एक्सपेंशन। हाँ, मुंबई 3.0 का कॉन्सेप्ट उभर रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से रायगढ़ एरिया में जैसे तालोजा, करजत और खोपोली में नए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स यानी सीबीडीज बन रहे हैं। इस पूरे शिफ्ट को मुंबई 3.0 कहा जा रहा है। ये अर्बन प्लानिंग के नजरिए से एक्सपेक्टेड है। जब एक नया एयरपोर्ट आता है तो वो अपने आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट, कमर्शियल हब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। पर रायगढ़ तो वेस्टर्न घाट्स के काफी करीब है। वहां का इकोलॉजी कैसा रिएक्ट करेगा? वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुंबई 1.0 और 2.0 ने ऑलरेडी कोस्टल इकोलॉजी को हेवीली ऑल्टर किया है। अब मुंबई 3.0 उन इलाकों में जा रहा है जहां ग्रीन कवर और फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स हैं। अगर यहाँ ग्रोथ स्ट्रिक्टली सस्टेनेबल नहीं हुई तो आने वाले दशकों में फ्लडिंग और वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं और बढ़ेंगी। इकोलॉजी को बचाने का दबाव हर सेक्टर पर है और ऑटो इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। भारत 2027 तक CFE 3 स्टैंडर्ड्स लागू करने की कोशिश कर रहा है। CFE यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली, ताकि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा मिल सके। और टारगेट है E20 फ्यूल का, जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड होगा। लेकिन E20 फ्यूल के सामने कई चुनौतियां हैं, लाइक लोअर एफिशिएंसी और हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स। इसको समझने के लिए मैं वही एनालॉजी यूज करूंगा कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुराने कार इंजन में नया हाई पावर ग्रीन फ्यूल डालना, जिसके लिए पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये एनालॉजी बिल्कुल फिटिंग है। देखिए, एथेनॉल और पेट्रोल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। एथेनॉल कोरोसिव होता है नेचर में, मतलब इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। हाँ, पुरानी गाड़ियों के पाइप्स और रबर सील्स E20 के लिए नहीं बने हैं। दूसरा, एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए गाड़ी को ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। ओह, मतलब माइलेज गिर जाएगा। एग्जैक्टली। तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर E20 बेचना सोल्यूशन नहीं है। उस ग्रीन फ्यूल के अनुकूल पुरानी गाड़ियों को रेट्रोफिट करना और नए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ये एक बहुत हेवी कैपिटल कॉस्ट डिमांड करता है। सही बात है। तो अब तक हमने जो भी चर्चा की उसका मैक्रो लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसे समझने के लिए हम अपने फाइनल और सबसे डीप सेक्शन में आते हैं। सेक्शन 5, एडिटोरियल एंड एनालिटिकल समरीज। गहन विश्लेषण जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। पहला एडिटोरियल चाबहार पोर्ट पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के टेस्ट का मुद्दा उठाएगा। देखिए, 26 अप्रैल 2026 को इस पोर्ट के लिए US सैंक्शंस का जो वेवर भारत को मिला था वो खत्म हो रहा है। और ईरान US के जो हालात हैं
वेवर एक्सटेंड होना मुश्किल लग रहा है। वही तो भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के स्टेक को एक लोकल इरानियन फर्म को ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है, ताकि सैंक्शन से बचा जा सके और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी चलता रहे। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना कितना मुश्किल होता है। राइट। चाबहार भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे है, लेकिन यूएस सैंक्शंस का सेकेंडरी इम्पैक्ट ये होता है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो भारत के साथ बिजनेस करती है वो डरती है, तो लोकल ईरानियन फर्म को स्टेक देना एक टैक्टिकल रिट्रीट है, ताकि ओनरशिप चाहे इनडायरेक्ट हो पर कंट्रोल और एक्सेस बना रहे। ये डिप्लोमैटिक एजिलिटी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन डिप्लोमेसी से थोड़ा डोमेस्टिकली आते हैं, जहां लॉज को एक्सप्लिसिटली मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल पर एक जबरदस्त टेरिटोरियल है। वो 7A प्री राज्यसभा मेंबर्स के डिफेक्शन वाला केस। हाँ, तो ये डिफेक्टर्स एक मर्जर का दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी है। पर एक्सपर्ट्स इस वैलिड मर्जर वाले लूपहोल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिन बता रहे हैं। ये काफी टेक्निकल है, पर एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4 मर्जर को डिफाइन करता है। राइट। डिफेक्शंस हमेशा ये क्लेम करते हैं कि क्योंकि हम 23rd मेजॉरिटी में हैं, हम पर डिफेक्शन लागू नहीं होता। पर एक्सपर्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि पैराग्राफ 4 तभी ट्रिगर होता है जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है। मतलब बाहर जो मेन पार्टी है वो मर्ज करनी चाहिए, ना कि सिर्फ जीते हुए नेता। एग्जैक्टली। चुने हुए सांसद या विधायक तो सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी का हिस्सा होते हैं। अगर लेजिस्लेचर पार्टी की मेजॉरिटी पेरेंट पार्टी की विल यानी उनकी मर्जी को बाईपास करके दूसरी पार्टी में चली जाए, तो ये वोटर के दिए गए मैंडेट के खिलाफ है। इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिन कहा जा रहा है, क्योंकि वोटर ने पेरेंट पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट दिया था। सही पकड़ा। और इस लूपहोल का लगातार मिसयूज हो रहा है, जिसे कोर्ट्स को आगे चलकर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना ही होगा। ये लीगैलिटी का पॉइंट मेंस आंसर राइटिंग में सीधे आएगा। बिल्कुल। अब डोमेस्टिक लॉ से निकलकर आखिरी 2 इकोनॉमिक एडिटोरियल्स पर आते हैं, जो आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और शिपिंग क्राइसिस। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने एक बड़ी कमजोरी उजागर की है। फर्टिलाइजर्स जैसे क्रिटिकल इंपोर्ट्स के लिए भारत फॉरेन वेसल्स पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, फ्रेट चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं वहाँ। तो इंडस्ट्री लीडर्स मांग कर रहे हैं कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट यानी CIF कॉन्ट्रैक्ट से शिफ्ट होकर फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB कॉन्ट्रैक्ट्स अपनाने चाहिए। इसका मकसद डोमेस्टिक इंडियन फ्लैग्ड फ्लीट को सपोर्ट करना है। ये CIF और FOB का चक्कर क्या है? देखिए, CIF कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो देश हमें माल बेच रहा है वही शिपिंग और इंश्योरेंस भी अरेंज करेगा। मतलब फॉरेन जहाज आएंगे हमारे पोर्ट्स पर। हाँ, लेकिन FOB कॉन्ट्रैक्ट में जहां से माल खरीदा गया है वहां से अपने जहाज भेजकर माल लाना खरीदार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम CIF से FOB पर शिफ्ट करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज को बिजनेस मिलेगा। इससे आहिस्ता आहिस्ता हमारी अपनी इंडियन फ्लैग्ड फ्लीट बड़ी होगी, और जब ग्लोबल क्राइसिस आएगा तो हम फॉरेन वेसल्स की मर्जी पर मोहताज नहीं रहेंगे। एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के लिए अपना खड़ा किया हुआ फ्लीट होना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट डायरेक्टली आखिरी एडिटोरियल से जुड़ता है, जो फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस के एक डोमेस्टिक सोल्यूशन पर है, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन को फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स कम करने का ब्रह्मास्त्र माना जाता था। लेकिन एडिटोरियल समझाता है कि हाई कैपिटल इंटेंसिटी और गारंटीड ऑफटेक के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना होने के कारण इन प्रोजेक्ट्स को स्केल करना अभी भी एक फार क्राई यानी बहुत दूर की बात है। अगर आप इस मुद्दे को मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और फर्टिलाइजर इंपोर्ट वाले मुद्दे से जोड़ें तो आपको पूरा विशियस साइकिल दिखेगा। कैसे? देखिए, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर हमारी कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी स्लो है और प्रॉपर्ली इंसेंटिवाइज नहीं है, हम फर्टिलाइजर खुद नहीं बना पा रहे। राइट। रिजल्ट, हम फर्टिलाइजर्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए किस पर निर्भर है? फॉरेन शिपिंग वेसल्स पर। तो जब डोमेस्टिक पॉलिसी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होती तो फॉरेन रिलायंस हर स्टेप पर बढ़ती चली जाती है। बाप रे, ये कनेक्शन कितना माइंड ब्लोइंग है। एवरीथिंग इज लिंक्ड। यही यूपीएससी की अपेक्षा होती है एस्पिरेंट से, हर डॉट को कनेक्ट करना। तो इस डीप डाइव को अब हम रैप अप करते हैं। हमने आज काफी कुछ कवर किया है। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। प्लीज गो अहेड। अगर आप आज की सभी बड़ी खबरों को डीपली देखें तो एक कॉमन थीम निकल कर आती है, ऑटोनॉमी वर्सेस डिपेंडेंसी। चाहे वो US वेवर्स पर निर्भर चाबहार पोर्ट हो,
फॉरेन शिप्स पर टिकी हमारी फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, या फिर फॉरेन एआई सिस्टम्स और साइबर अटैक से डरा हुआ हमारा आर्थिक बाजार। सही बात है। तो सवाल ये है, क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज सच में आत्मनिर्भर बनने की उस गति के साथ चल पा रहे हैं जिसकी इस टेक और जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल युग में जरूरत है? एस्पिरेंट्स को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव देगा। ये वाकई एक पावरफुल थॉट है। ऑटोनॉमी वर्सेस डिपेंडेंसी, ये फ्रेम एस्पिरेंट्स अपने दिमाग में जरूर बैठा लें। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने सेंसस की ग्राउंड वल्नरेबिलिटीज से लेकर दिमाग के श्रिंकिंग स्ट्रक्चर्स और ग्लोबल शिपिंग के कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट्स तक का सफर तय किया। द हिंदू का आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। नए तथ्यों और उनके पीछे छुपे असली पॉलिसी इंप्लीकेशंस के साथ आपसे फिर चर्चा होगी। जुड़ने के लिए शुक्रिया।